हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और जहां मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सेकंड लेक्चर। और इसका जो पहला लेक्चर है वो हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे अपलोड किया जा चुका है, जो हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं उसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ्री स्पेशल क्लास है। अब आप सभी की, चाहे वो 5 ईयर LLB प्रोग्राम हो, चाहे वो 3 ईयर LLB प्रोग्राम हो, उसमें अब सभी की जो है सेमेस्टर एग्जाम्स जो है स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो दिसंबर में हो, चाहे वो जनवरी फर्स्ट वीक में हो। तो आपकी प्रिपरेशन आई होप अब अच्छी चल रही होगी। अगर फिर भी अभी तक आपने अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छी नहीं की है तो हम ऐसे क्लासेस आपके लिए लेते आते रहेंगे यूट्यूब पे। और साथ ही साथ अगर आप हमारा टारगेट गुरुकुल जो ऐप है डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ पे फ्री स्पेशल क्लासेस जो है आपके वेरियस सब्जेक्ट्स की वो आपको मिलती रहेंगी, जहाँ पे आप इजीली जा कर के हमारे लेक्चर्स के माध्यम से अपने जो भी आप थियरी पढ़े हैं या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हम अपने आंसर में लिखे। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आज हम जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की क्लास सेकंड शुरू करते हैं। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। एक होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, एक होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सेकंड लेक्चर है ये बात करेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। ठीक है ना। ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इससे रिलेटेड कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, एक मिनट, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द लिंक बिटवीन द टू लॉज। ठीक है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि क्या है इंटरनेशनल लॉ और क्या है म्युनिसिपल लॉ। इसके पहले मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें अच्छे से बताया है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो यहाँ पे जो म्युनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ है इसमें हम लोग मेनली क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे और क्या इन दोनों का जो लिंक है वो देखेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में आप दोनों चीजों को बड़े अच्छे से समझेंगे और आगे चल करके आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी थियरीज भी दी गई हैं जिसमें किसी लिंकिंग को, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिंकिंग को और साथ ही म्युनिसिपल जो लॉ है उसकी लिंकिंग को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है किसी थियरी में, और किसी थियरी में इसको एकदम अलग ही बताया गया है। तो वो सब क्या है आगे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड एक्शन रिलेटेड टू द नेशनल बिहेवियर। अब यहाँ देखिए इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है या एक्शन है जो नेशनल बिहेवियर से रिलेटेड है। आप जानते हो कि बहुत सारे नेशंस मिल करके क्या मतलब फॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को फॉर्म करते हैं और इंटरनेशनल लॉ के तहत ही वो क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। मतलब जो लॉ इंटरनेशनली स्टेट्स पे बाउंड होता है उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इन अदर वर्ड इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई व्हेन स्टेट्स इंटरैक्ट। जब दो या कोई एक स्टेट या कोई अदर स्टेट क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो जो इंटरैक्शन का मेथड होता है वो क्या कहलाता है भाई, वो किसके थ्रू इंटरैक्ट होते हैं, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू इंटरैक्ट होते हैं और वहां पे इंटरनेशनल जो लॉ है वो अप्लाई होता है। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, म्युनिसिपल लॉ इज ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ ऑफ द कंट्री। और वहीं अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, मान लीजिए कि इंटरनेशनल लॉ तो 196 ऑलमोस्ट कंट्रीज में जो यूएन की कंट्रीज हैं, ठीक है ना,
जो यूएन सिग्नेटरीज हैं उसमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो फॉलो होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी भाई, म्युनिसिपल लॉ की, तो जैसे इंडिया को हम ले लें, इंडिया में हमारे अपने लॉज हैं, ठीक है। रशिया के अपने अपने लॉज हैं अपने कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है ना। चाइना के अपने रूल हैं, तो सबके अपने अलग अलग कंट्री को चलाने के लिए रूल हैं। और वही रूल क्या कहलाएगा भाई, वही लॉ क्या कहलाएगा, म्युनिसिपल लॉ। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि म्युनिसिपल लॉ नेशनल लॉ है, म्युनिसिपल लॉ नेशनल लॉ है। यानी किसी भी कंट्री में अगर कोई भी रूल नियम बनाया जा रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री की सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, उस कंट्री को कैसा रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बनाना है, या अपना ट्रेड कैसा किसके साथ करना है, ये उसका अपना मैटर है, उसका सॉवरेन ये अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे। तो वो अपने कंट्री के लिए सिर्फ अपने हित में अगर वो जो रूल नियम कानून बना रहा है, तो वो कौन सा लॉ कहलाएगा भाई, वो म्युनिसिपल लॉ कहलाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको नेशनल लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इंटरनेशनल लॉ और जो म्युनिसिपल लॉ है यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए। अब यहाँ देखिए, देयर आर वेरियस थियरीज टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉज। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया कि इसमें आप थियरीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसे थियरीज है जो डिफरेंस बताती है इन दोनों लॉ में, मतलब इंटरनेशनल लॉ में और म्युनिसिपल लॉ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, ये थियरीज आपको बताती है। कुछ थियरीज हैं जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए भाई, क्या कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ हैज ट्रेडिशनली बीन कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम अ मोनिस्ट और ड्यूलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो दो थियरी जो है निकल करके आती है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, किसमें भाई, तो इंटरनेशनल लॉ में और म्युनिसिपल लॉ में, ठीक है ना। वो दो थियरीज क्या है, मोनिस्ट थियरी और ड्यूलिस्ट थियरी, ठीक है ना। While this characterization remains contested, मतलब ये हमेशा से contested यानी विवाद में रहता है इनका रिलेशन जो है, किसका भाई, तो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का। The approach a country adopt has a great significance for the effectiveness and application of international law within the domestic legal system। अब ये हमेशा से जो है विवाद में रहती है बातें, कभी क्लियर नहीं हो पाती कि क्या इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ के अंतर्गत आता है या फिर म्युनिसिपल लॉ जो है वो इंटरनेशनल के जो प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करता है। तो आगे दो थ्योरीज आपको बताई गई है इस कन्फ्लिक्ट को देखते हुए। देखें यहाँ पे, द कन्फ्लिक्ट हैज लेड डाउन टू इमर्ज द डिफरेंट थियरी। और यही जो कन्फ्लिक्ट है कि कौन सुपर है, इंटरनेशनल लॉ सुपर है या फिर जो म्युनिसिपल लॉ है वो ऊपर है, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट को देखते हुए यहाँ पे वेरियस थियरीज जो है वो इमर्ज हुई, जिसमें से दो थियरी हमारे सिलेबस में पढ़ना है, जो है ड्यूलिस्टिक थियरी और मोनिस्टिक थियरी, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ड्यूलिस्टिक थियरी। ड्यूलिस्टिक थियरी क्या है भाई, ड्यूलिस्टिक थियरी ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 नंबर का भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कि चलो बताओ ड्यूलिस्टिक जो थियरी है वो कैसा रिलेशन जो है बताती है म्युनिसिपल लॉ में और इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको इससे देखने मिलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ड्यूलिस्टिक थियरी, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉज ऑफ द सेवरल states are two distinct, separate and self, मतलब ये separate है and self contained legal system है। Being separate system, international law would not such from part of the internal law of the state। अब यहाँ देखिए, ड्यूलिस्टिक थियरी में ये बताया जा रहा है कि दोनों जो लॉ हैं इनका अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, ये अलग अलग तरह के इसमें रूल्स बनाए गए हैं और ये अपने तरह से गवर्न होते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ वुड नॉट एज सच फॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल लॉ। इसीलिए कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्युनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग रूल्स है, रेगुलेशन है, दोनों एक दूसरे से अलग बताया जा रहा है, किसमें, ड्यूलिस्टिक थियरी में, ठीक है ना।
तो देखिए, ड्यूलिस्टिक व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ वाज डेवलप्ड बाय द प्रोमिनेंट जर्मन स्कॉलर, जो ट्रिपल थे, ड्यूलिस्ट थियरी को लेकर के आए, डेवलप्ड किए। कौन किया भाई? तो ट्रिपल थे, 1899 में इन्होंने डेवलप्ड किया। फॉर हिम, उनके लिए इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ जिसको म्युनिसिपल लॉ भी कहते हैं, एग्जिस्टेड ऑन अ सेपरेट प्लान्स एंड हैंस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। ये कहते हैं कि दोनों जो लॉ है, कौन कहता है भाई? तो जर्मन जो स्कॉलर थे ट्रिपेल, ये कहते थे कि जो दोनों लॉ है, मनी कौन सा लॉ? म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों क्या है? अलग अलग प्लान्स के थ्रू बनाए गए हैं, इनका अलग अलग एम है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, सेपरेट है, एक दूसरे को ना ओवरलैप करते हैं, ना एक दूसरे के अंदर आते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ देखिए, द फॉर्मर गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस, द लेटर रिलेटिंग टू बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। अब यहाँ देखिए कह रहा है क्या, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। अब दोनों में डिफरेंस, कैसा डिफरेंस है भाई? डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में ये है कि जो पहला वाला है, पहला वाला कौन है भाई? इंटरनेशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है, मतलब कौन से देश के साथ कौन सी ट्रीटी हुई, कौन सा समझौता हुआ, कौन सा पैक्ट हुआ, ठीक है? तो ये जो है इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशन से ही डील करता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें किसकी, तो म्युनिसिपल लॉ की, तो ये इंडिविजुअल से, यानी उस पर्टिकुलर कंट्री का या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के इंडिविजुअल से वो डील करता है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल और पर्टिकुलर अपने स्टेट में जो चीज़ें चल रही हैं उससे वो डील करता है। इसीलिए ये दोनों जो लॉ है, मतलब म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों से सेपरेट हैं, अलग हैं। इनके ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ये दूसरे के एक दूसरे के अंदर निहित नहीं है। ठीक है ना? तो आई होप ये ड्यूलिस्टिक थियरी आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, द थियरी वॉज लेटर फॉलोड बाय द इटालियन ज्यूरिस्ट एंजियोलोटी। ठीक है ना? एंजियोलोटी के द्वारा ये थियरी फॉलोड की गई। फिर से कौन सी? ड्यूलिस्टिक थियरी। Stark says that the theory represent two entirely distinct legal system. International law having the interestingly different character from that of the state law. The above authors, कौन कौन से ऑथर? वही जर्मन ऑथर जो थे और ये इटालियन जूरिस्ट जो थे, एंजियोलोटी, are the two view that the two system of law differ from each other the following grounds. अब यहाँ देखिए, जो जर्मन आपके कौन थे, जूरिस्ट थे, उन्होंने भी बोला कि भाई ये दोनों जो लॉ हैं वो एक दूसरे से अलग है। उसी को फॉलो करते हुए जो इटालियन जूरिस्ट थे एंजियोलोटी, इन्होंने भी बोला कि भाई स्टेट जो लॉ है वो अलग है, किससे? इंटरनेशनल लॉ से। ठीक है ना? और ग्राउंड भी बताए, बाकायदा ग्राउंड भी बताया गया कि किस ग्राउंड को हम कंसीडर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट ड्यूलिस्टिक थियरी को जो है वो प्रूफ कराने के लिए। तो बाकायदा इन्होंने सोर्स भी बताया कि कौन सा ऐसा बेसिस है या बेस है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लॉ जो है वो अलग हैं। ठीक है? तो चलिए अब वो ग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ग्राउंड तो यहाँ बोल दिया गया है रिगार्डिंग सोर्सेस। ठीक है? देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ड्यूलिस्ट, while the sources of municipal laws are custom grown up within the boundaries of the state, the sources of international law are custom grown among the states and law making treaties concluded by them. अब यहाँ देखिए, कह रहा है ये ड्यूलिस्ट के अकॉर्डिंग कि जो म्युनिसिपल लॉ है वो स्टेट के बाउंड्री, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है, कंट्री से है। ठीक है ना? तो जो म्युनिसिपल लॉ है वो कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर सारी चीज़ों को देखते हुए, वहाँ के कस्टम को, वहाँ के प्रेसिडेंट को, सब चीज़ को देखते हुए बनाया जाता है।
ठीक है। लेकिन अगर वही हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो ये जैसे स्टेट्स मतलब बहुत सारी कंट्रीज का कैसा एक दूसरे से क्या है, ट्रीटीज है, कैसे समझौता हो रही है, क्या विश्व जो हित है उसमें इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें समस्याएं निभर के आ रही हैं, कैसी ट्रीटीज होनी चाहिए, कैसा रूल्स रेगुलेशन बनना चाहिए कंट्रीज को गवर्न करने के लिए या एक दूसरे के साथ आने के लिए, ये सारी चीज़ को देखते हुए इंटरनेशनल लॉ में रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो ये हो गया क्या, रिगार्डिंग सोर्सेस। तो रिगार्डिंग सोर्सेस आप डिफरेंस अब समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए रिगार्डिंग सब्जेक्ट, जो दूसरा ग्राउंड है डिफरेंस का वो है रिगार्डिंग सब्जेक्ट। म्युनिसिपल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज। इंटरनेशनल लॉ वही रेगुलेट करता है प्राइमरीली विद द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। अब यहाँ देखिए म्युनिसिपल लॉ जानते ही हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्रीज के इंडिविजुअल और या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस है या फिर स्टेट विद इन द स्टेट ही अगर कोई डिस्प्यूट है किसी के बीच में, तो वो सारी मैटर किससे डील होंगे, वो तो वहाँ के पर्टिकुलर लॉ से, जिसको म्युनिसिपल लॉ हम कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। अगर वहीं हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो अलग है। इसका सब्जेक्ट मैटर तब लाइट में आएगा जब दो या दो से अधिक स्टेट्स में क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, मतलब दो या दो से अधिक कंट्रीज में जब ऐसा कुछ डिस्प्यूट का इमरजेंस निकल करके आएगा जो इंटरनेशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो, तो वहाँ किसके तहत सारी चीज़ें जो है गवर्न होंगी, रूल किया जाएगा उसको, तो भाई वो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो सारी बातें डील होंगी, ठीक है ना। अब जो सी ग्राउंड बताता है डिफरेंस का वो है रिगार्डिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या है, म्युनिसिपल लॉ बनाने के समय क्या जो है सिद्धांत देखे जाते हैं और इंटरनेशनल लॉ बनाते समय क्या जो है सिद्धांत देखे जाते हैं, ये हमको देखना है इसमें। अब यहाँ देखिए रिगार्डिंग प्रिंसिपल, म्युनिसिपल लॉ इन अ स्टेट दैट आर ओबेड because they are principle of state legislature. International law is obeyed because the principle of pacta sunt servanda. Thus international law followed because states are morally bound to observe them. अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो डिफरेंस बता दिया गया है, ये बताया गया है कि म्युनिसिपल लॉ अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, ठीक है ना, किसी भी कंट्री में अगर कोई भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है भाई, लेजिस्लेचर यानी विधायिका के माध्यम से बनाया जाता है, और वो सबके लिए कंपलसरी होता है, क्या बाध्य होता है मानने के लिए, मतलब सारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी संस्था है, वो सब जो है उस पर्टिकुलर कंट्री का रूल नियम रेगुलेशन मानेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वही बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो ये किस प्रिंसिपल पे जो है वो डिपेंडेंट है, तो वो है पैक्टा सुट सर्वेंटा पे, जिसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट या फिर पैक्ट मस्ट बी केप्ट, मतलब जो भी आपने पैक्ट किया है उसको आपको निभाना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये किस पे है, अगर कोई पूछे इंटरनेशनल लॉ किस प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है भाई, या किस प्रिंसिपल का बेसिस है वो, तो पैक्टा सुट सर्वेंटा पे, जहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं, जो सिग्नेटरी होते हैं इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है ना, जो उसको मानते हैं जो स्टेट्स, वो क्या करते हैं, पैक्टा सुट सर्वेंडा प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो उनकी मॉरल ड्यूटी हो जाती है, ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं उनको कि वो उनको फॉलो करें। समझ में आ गई बात। और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ को जो है वीक लॉ बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जैसे हमारा म्युनिसिपल लॉ में कड़ाई से होता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। वो भी सब आगे हम बात पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ग्राउंड है, चौथा ग्राउंड है, वो है रिगार्डिंग डायनेमिज्म और द सब्जेक्ट मैटर। आप जानते हैं कि जो सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, समाज हमेशा जो है इवॉल्विंग नेचर का रहा है, तो इवॉल्विंग नेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है समाज का, वैसे वैसे जो कानून है वो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते जाते हैं। लेकिन क्या म्युनिसिपल लॉ में ऐसे चेंजेस देखने मिलते हैं, क्या इंटरनेशनल लॉ में ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो देखिए ये डायनेमिज्म की बात कर रहा है, तो आइए पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टू सिस्टम आर ऑल्सो डिफरेंट।
ठीक है, सब्जेक्ट मैटर दोनों का डिफरेंस है। वाइल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज ऑलवेज रिमेन डायनामिक, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ म्युनिसिपल लॉ इज लिमिटेड। अब यहाँ देखिए नई नई चुनौतियां निकल करके इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ऐसे आती रहती हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द वो रिक्वायरमेंट। जैसे कभी एनवायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा हो गया तो इंटरनेशनल लेवल में जो भी सारे रूल नियम कानून बनेंगे वो थोड़े स्ट्रिक्ट बनेंगे, ठीक है। कभी वाटर का क्राइसिस आ गया, कभी एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जैसे ओजोन होल वगैरह हुआ था, ओजोन डिप्लेशन हो रहा था, तो ज़्यादा कड़े नियम बना दिए गए हर कंट्री के लिए। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे है ये हमेशा डायनामिक रहेगा, चेंज इसका नेचर, इसका सब्जेक्ट मैटर होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एमरजेंसीज, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें हम म्युनिसिपल लॉ की, किसी स्टेट के अंदर के लॉ की, किसी कंट्री के अंदर के लॉ की, तो ये आपको जनरली जो है वो कम ही डायनामिक दिखता है, ठीक है ना। तो लिमिटेड होता है इसमें चीजें, चेंजेस इसमें कम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। अब यहां देखिए क्रिटिसिज्म ऑफ ड्यूलिस्टिक थियोरी ऑफ रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। अब यहाँ देखिए क्रिटिसिज्म भी देखने मिलता है जब भी कोई थियोरी आती है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हो, चाहे 10th 12th चाहे ग्रेजुएशन, तो आपने देखा होगा कि जब कोई थियोरी आती है या कोई प्रिंसिपल आता है तो उसका क्रिटिसिज्म भी हमको देखने को मिलता है। तो इसी तरह ड्यूलिस्ट जो थियोरी थी, जो रिलेशन दोनों के बीच में बताती थी, उसका भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला, और वो क्या है देखते हैं। फर्स्टली द व्यू दैट द इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ डिफर फ्रॉम ईच अदर implies that international law cannot be a part of municipal law. It's not correct. ये करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, बिकॉज देयर आर सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच आर बाइंडिंग अपॉन अ स्टेट इवन अगेंस्ट इट्स ओन बिल। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, करेक्ट नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ और जो म्युनिसिपल लॉ है वो एक दूसरे से अलग हैं, पूरी तरह से ये सही नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टन, क्योंकि ऐसे कुछ फंडामेंटल मूल जो है सिद्धांत हैं ऑफ द इंटरनेशनल लॉ के जो बाइंडिंग है इवन स्टेट्स पे भी यानी उस कंट्री पे बाइंडिंग है। मतलब कंट्री के जो रूल हैं, ठीक है ना, कंट्री में जो भी रूल नियम रेगुलेशन बन रहा है वो इंटरनेशनल लॉ के कुछ चीज़ों को जो है वो फॉलो कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये पूरी तरह से इस स्टेट यानी उस म्युनिसिपल लॉ पे क्या है, बाइंडिंग है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन राइट्स का हम लोग चीज़ें देख लें, ठीक है, आगे एनवायरमेंटल कंसर्न देख लें हम लोग, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मैटर में आती है और जो म्युनिसिपल लॉ में हमको फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है कि दोनों जो है इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ये पहला क्रिटिसिज्म था। ओके, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है? सेकेंडली, इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट द इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ द स्टेट्स ओनली एट द प्रेजेंट, इट रेगुलेट्स द सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल। अब यहाँ देखिए ये सही नहीं होगा कहना कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिर्फ स्टेट्स यानी कंट्रीज को ही जो है वो गवर्न करती है, ये सही नहीं होगा कहना। अब जो है इंटरनेशनल लॉ वो इंडिविजुअल्स को भी क्या करती है भाई, गवर्न करती है साथ ही साथ, ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा जो है वो क्रिटिसिज्म हो गया। अब तीसरा जो है, नो डाउट Pacta sunt servanda is an important principle of international law है, but it cannot be said that it is the only principle on which international law rests. There are certain rules which are legally binding on state. अब यहाँ देखो ये पूरी तरह से कहना कि जो प्रिंसिपल है कौन सा, पैक्टा सुट सर्वेंडा, उस पर पूरी तरह से हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है वो डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे जैसे पहले स्लाइड्स में बताया गया था कि मोरली बाइंडिंग, ठीक है ना। तो मोरली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो कंपल्सरी नहीं है,
जिस स्टेट को मन करेगा वो मानेगा, जिस स्टेट को मन नहीं करेगा या जिस कंट्री को मन नहीं करेगा इंटरनेशनल लॉ को मानने का वो वॉयलेट कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे लॉज हैं इंटरनेशनल लॉ को कि हर कंट्रीज को उसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था किसका, ड्यूलिस्ट थियरी का, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब जो दूसरी थियरी है, दूसरी थियरी क्या क्या बात करती है भाई, तो वो बात करती है मोनिस्टिक थियरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ। अब ये उसका उल्टा बोलती है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। अब यहाँ देखिए, मोनिस्टिक थियरी वाज फाउंडेड बाय 2 जर्मन स्कॉलर के द्वारा इसको जो है फाउंड किया गया, जो थे मूसर, जो 1701 से 1785 तक इनका जीवन काल था, और एक थे मार्टिन्स, ठीक है, 1756 से 1821 तक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द मोनिस्टिक थियरी, म्युनिसिपल लॉ एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ आर पार्ट ऑफ वन यूनिवर्सल लीगल सिस्टम। ये कहते थे मोनिस्टिक कि जो इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ है वो एक ही लीगल सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, ये वन यूनिवर्सल लीगल सिस्टम के ये दोनों पार्ट हैं, सर्विंग नीड्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी इन वन वे और अनदर। और ये एक या कई और तरीके से ह्यूमन जो कम्युनिटी है, ठीक है ना, या ह्यूमन के नीड्स के अकॉर्डिंग इनको सर्व करती है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो चाहे वो म्युनिसिपल लॉ हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया, यानी एकदम उससे उलट, ड्यूलिस्टिक थियरी से मोनिस्टिक थियरी का जो कॉन्सेप्ट था एकदम उलट था, एकदम अपोजिट था। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है ये। हाँ, अकॉर्डिंग टू द मोनिज्म ऑल लॉज आर मेड फॉर इंडिविजुअल ओनली। ये कहते थे कि कोई भी लॉ हो वो केवल इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। वाइल म्युनिसिपल लॉ इज बाइंडिंग ऑन देम डायरेक्टली, इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग ऑन देम थ्रू द स्टेट्स, ठीक है। ये कहते थे कि कोई भी लॉ है, दुनिया में कोई भी लॉ है वो इंडिविजुअल को देखते हुए ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें म्युनिसिपल लॉ की, तो म्युनिसिपल लॉ जो है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करवा देता है चीजों को, ठीक है ना, इंडिविजुअल के लिए। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये डायरेक्टली इंडिविजुअल पे जो है इंप्लीमेंट ना करा करके स्टेट्स के थ्रू जो है इंप्लीमेंटेशन कराता है, किसके वेलफेयर के लिए, तो इंडिविजुअल्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है ना, या इंडिविजुअल के लिए। सिंस बोथ द लॉज आर मीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट इंडिया, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो दोनों लॉ हैं, चाहे वो म्युनिसिपल लॉ चाहे वो इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों लॉ का एम एक ही है कि वो ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग एरियाज में और अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एक दूसरे से क्या है भाई, रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू देम द सब्जेक्ट ऑफ बोथ लीगल सिस्टम आर अल्टीमेटली इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए, तो ये जो था ये दोनों आपने देख लिया, ड्यूलिस्टिक और मोनिस्टिक थ्योरी, और इससे आपको क्वेश्चन अगर आ जाता है लिखने के लिए तो आप अब एबल हो चुके हैं कि आंसर बहुत अच्छा इस पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो वही क्रिटिसिज्म ही है, क्रिटिसिज्म ऑफ ड्यूलिस्ट थ्योरी, एक बार ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये केल्सन ने किया था, वैसे पहले मैंने करवा दिया है ये। अब यहाँ देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल लॉ इंडिया। अब यहाँ देखिए, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ए.वी. डाइसी ने लाया था। कौन लाया था? ए.वी. डाइसी ने, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कॉन्सेप्ट जो है किसने लाया था, तो ए.वी. डाइसी ने लाया था, ठीक। अब यहाँ देखिए, सीधे हम इस पे आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मीनिंग्स, डाइसीज बुक्स। अब ए.वी. डाइसी ने ही इसको डिफाइन किया था रूल ऑफ लॉ के, और इनमें 3 मीनिंग्स है। कैसी मीनिंग्स है? द 3 मीनिंग्स इंक्लूड, अब यहाँ देखो,
अब ये थ्री मीनिंग क्या कहती है कि द सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्टेट्स। ठीक है ना, अगर कोई भी जो लॉ बन रहा है, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ का यही कॉन्सेप्ट है, कोई भी लॉ अगर है, कोई भी लॉ दुनिया में कोई भी लॉ बन रहा है तो वो कब मान्य होगा, जब सुपरमेसी ऑफ लॉ होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पीड होगा, और जब उसको प्रीडोमिनेंस होगा वो रूल को इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है ना, चलिए तो ये आपने देख लिया, क्या देख लिया आपने, इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ में डिफरेंस देख लिया, दोनों की थियोरीज देख ली, उसका क्रिटिसिज्म देख लिया। अब कंक्लूजन की अगर बात करें तो हम देख लेते हैं कि म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ आर लीगल सिस्टम ऑपरेट देयर ओन डोमेन विदाउट एनी प्रिजम्पशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी टू ईच अदर, बोथ इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉज आर रिलेटेड। तो यहाँ हैंस हम करके बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि दोनों जो लॉ हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि ये दोनों जो लॉ हैं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। बोथ सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट एंड म्यूचुअली सपोर्टिव एंड इंटरेक्टिव विच ईच अदर इन कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट इन रिलेशन टू मैनी ट्रांसबाउंड्री इश्यूज। अब यहाँ देखिए ये दोनों जो लॉ हैं ये म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में चीज़ें निकल करके आ रही हैं या ट्रांसबाउंड्री इश्यूज निकल के आ रही हैं, इसको इंटरनेशनल जो लॉ है वो गवर्न करता है। ठीक, For example, state has secondary responsibility lies with international authority formed under the international law। अब यहाँ देखो स्टेट का जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है अगर कोई इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बातें होती हैं। तो अगर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बातें हो रही हैं तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ जो है वो लाइट में आएगा। ओके, चलिए तो ये आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का वो हम लोग शुरू करने वाले हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, अब कोई भी जो स्टेट्स है वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कोई भी जो स्टेट्स है वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है, अब उसको हमको देखना है। ये भी आप में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या कोई एरिया जो है वो कैसे स्टेट बन जाता है, या फिर स्टेट बनने के लिए क्या कोई चीज़ें रिक्विसाइट्स होती हैं, क्या कोई आवश्यक चीज़ें होती हैं किसी स्टेट को जो है वो रिकॉग्निशन में लाने के लिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, तो इसको जल्दी से देखेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ थियरी है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए, द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ कैन बी सीन एज द डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट बाय वन स्टेट टू एक्नॉलेज अनदर फॉर्म ऑफ पावर एज स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ देखिए इंटरनेशनल लॉ में स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ भाई टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ रिक्विसाइट्स है, वो क्या हैं हम इसमें देखेंगे। तो आप ये समझिए कि क्या मैं कहीं खाली ज़मीन है ना वो इंडिया में आता है, ना वो बांग्लादेश में आता है, ना वो पाकिस्तान में आ जाता है, और जाके मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, फ़ोटो खींच लेती हूँ और बोल देती हूँ कि ये तो भाई ये मेरा, मान लीजिए नाम मेरा ए है, ठीक है ना, तो ये एज स्टेट हो गया, यानी मेरा स्टेट हो गया। तो क्या इस स्टेट को जो है रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, ये रिकॉग्नाइज हो गया क्या? तो क्या हो गया, हो तो जाना चाहिए क्योंकि खाली है। तो नहीं, क्योंकि यहाँ प्रीरिक्विसाइट्स होते हैं कुछ स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें होते हैं हम इसमें देखेंगे। इन शॉर्ट से हम देखेंगे, इन शॉर्ट वी कैन सेट दैट द रिकॉग्निशन constitute a declaration by a state that in its opinion other state has been recognized at states within the sphere of international law and also subject to international law। मतलब किसी स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इंटरनेशनल लॉ कैसे इसको जो है रिकॉग्नाइज करता है हमको देखना है। हाँ,
तो अब यहाँ डिक्लेरेटरी थियरी, बहुत सारी थियरी है, थियरी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स में आप देखेंगे सबसे पहले है डिक्लेरेटरी थियरीज। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, स्टेटहुड और अथॉरिटी ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ सच रिकॉग्निशन एंड इवन प्रायर ऑफ सच रिकॉग्निशन द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन इज नथिंग बट मेयर अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टेड सिचुएशनल फैक्ट। दिस थियरी इज सपोर्टेड बाय ब्रीफली फिशर एक्सेट्रा। अब यहां देखिए, ये कह रहा है जो आपका डिक्लेरेटरी थियरी है कि बस इसका एग्जिस्टेंस, सिचुएशनल जो फैक्ट है, इसका एक्नॉलेजमेंट, किसी स्टेट का अगर एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, ठीक है ना, सब कोई इसको एक्नॉलेज कर लेता है, ज्ञान में ला लेता है कि हाँ भाई फला फला नाम का एक स्टेट है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है इस लॉन्गिट्यूड पे, इस लैटिट्यूड पे, तो अगर उसका रिकॉग्निशन हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो स्टेट जो है रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ब्रीफली सेड दैट द ग्रांटिंग और रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव बट अ डिक्लेरेटरी एक्ट। अब यहाँ देखिए, किसी स्टेट को आप बना नहीं सकते हो, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्डिंग नहीं है, स्टेट या जमीन को आप बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो क्या है, डिक्लेरेटरी है। मतलब कोई ऐसा लैंड है जिसको आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये अब इस नाम से ये स्टेट जाना जाएगा, जो पहले एग्जिस्टेंट में नहीं था। तो आप कह सकते हो कि जो स्टेट है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है बल्कि वो डिक्लेरेटरी है। मतलब कोई ऐसा जगह जिसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि आज से इसको स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा और ये इस लॉन्गिट्यूड, इस लैटिट्यूड, इस पोजीशन पे जो है एस्टैब्लिश है। ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, सीधे आप यहाँ पे आ जाइए। इन द कन्वेंशन आर्टिकल 1 प्रोवाइड्स अबाउट द 4 क्राइटेरिया ऑफ स्टेट। अब यहाँ देखिए कन्वेंशन कैसा, तो द क्लासिकल एप्लीकेशन ऑफ द डिक्लेरेटरी थियरी इज डेराइव्ड, कहाँ से इसको डेराइव्ड किया गया है, फ्रॉम द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन से इसको डेराइव्ड किया गया है डिक्लेरेटरी थियरी को, ऑन राइट एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स। और इसमें यह भी बताया गया है कि राइट एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट्स जो है वो क्या क्या होंगे। द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन डिस्पाइट बीइंग अ रीजनल ट्रीटी, मतलब रीजनल ट्रीटी थी, किसी क्षेत्र की रीजनल जो है प्रादेशिक जो ट्रीटी थी, इसके बावजूद भी इज रिगार्डेड एज द रिट्रेशन ऑफ द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एज इज कोडिफाइड फॉर द एग्जिस्टिंग नॉफ ऑफ द स्टेटहुड। लेकिन इसको क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया इस मॉन्टेविडियो कन्वेंशन को इंटरनेशनल लेवल पे, और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई थी एक स्टेट को रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, यही इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ फॉलो करवाई गई और एसेंशियलिटी यहीं से निकल के आई कि एक स्टेट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम इन द कन्वेंशन आर्टिकल, कन्वेंशन वही मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 1 प्रोवाइड्स अबाउट द 4 क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड। तो 4 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला है परमानेंट पॉपुलेशन। अगर जैसे मैंने बताया कि एज लैंड, मैंने किसी कोई ऐसा जगह पाया जहाँ पे किसी का भी बाउंड्री नहीं था, तो मैंने एज लैंड जो है उसको या एज स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया, तो क्या वहाँ पे क्या वो स्टेट होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि वहाँ परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। दूसरा, वो डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, अननोन टेरिटरी है, ठीक है, और वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। क्या नहीं थी? वहां पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। और चौथा जो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू ट्रीटी, और वो जो लैंड था, ठीक है, उस लैंड पे जब कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी तो वो किसी ट्रीटी में भी एंटर नहीं कर पाएगी। तो ये जो 4 चीजें आप देख रहे हैं, 4 चीजें, एक परमानेंट, किसी भी स्टेट को रिकॉग्निशन के लिए 4 चीजें की आवश्यकता होती है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में निकाला गया था ये बात, जो है, जो क्या बोलता है कि अगर कोई स्टेट का रिकॉग्निशन आपको करना है तो सबसे पहले वहां देखना होगा कि वहां पे परमानेंट पॉपुलेशन है कि नहीं है, एक डिफाइंड टेरिटरी है कि नहीं है, गवर्नमेंट है कि नहीं है, और उस एरिया या फिर उस लैंड के पास जो है, उस स्टेट के पास कैपेसिटी है कि नहीं किसी ट्रीटी में एंटर होने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है
आपके 4 चीजें हो गई। अब इसको जल्दी से हम देख लेते हैं परमानेंट पॉपुलेशन क्या कह रहा है। तो अ परमानेंट पॉपुलेशन रिफर्स टू अ लिविंग कम्युनिटी। ऐसा नहीं कि आप ले जाकर के गुड़िया गुड्डा वहां पे बैठा दिए और बोल दिए लो ये हो गया परमानेंट पॉपुलेशन, नहीं, तो लिविंग कम्युनिटी वहां पे होनी चाहिए विद इन द रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड डज नॉट रिक्वायर मिनिमम नंबर और minimum amount of time in place for the population to reside within the defined territory. The permanent population requirements only mean that there must be established community and it is the physical existence of the state. अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो लिविंग कम्युनिटी होनी चाहिए और ऐसा नहीं कि कहीं से आए और 10 दिन में वहाँ बस गई तो वहाँ की परमानेंट लिविंग कम्युनिटी हो गई, नहीं, वहाँ पे हमेशा से वो जो लिविंग कम्युनिटी है वो रहनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए। स्टेट्स आर टेरिटोरियल एंटिटीज विच नीड द टेरिटरी इट्स पॉपुलेशन बट दिस डज नॉट मीन इट मस्ट बी प्रिसाइसली डिलिमिटेड एंड डिफाइंड नॉर देयर मस्ट बी मिनिमम रिक्वायरमेंट एज द साइज ऑफ द टेरिटरी। अभी जो भी टेरिटरी का आप रिकॉग्निशन करवाने जा रहे हो उसकी कोई टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए। बिना बाउंड्री बिना टेरिटरी के कैसे पता चलेगा कि वो जो है कितने एरियाज में है क्या आपका स्टेट, ठीक है ना। चलिए अब गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो तीसरा रिक्वायरमेंट्स है, one of the requirements of the state recognition is a government. There must be a government. तो क्या है, to be considered as the state there must be a government of state who must exercise the effective control over the territory and population. और ऐसी गवर्नमेंट जो उस टेरिटरी उस पॉपुलेशन पे क्या करती हो भाई, गवर्न करती हो, इफेक्टिव गवर्नेंस या इफेक्टिव कंट्रोल रखती हो। और ऑब्वियस सी बात है चौथा तभी फॉलो होगा जब कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वहां गवर्नमेंट आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा थियरी, डिक्लेरेटरी थियरी। ओके, अब है कॉन्स्टिट्यूटिव थियरी। According to this theory, recognition is the only manner by which statehood comes into existence, by which a new government equipped with any authority or status in international sphere. Angelotti, Oppenheim, etc. are the main supporter of the constitutive theory. अब यहाँ देखिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी रिकॉग्निशन इज द ओनली मैनर, रिकॉग्निशन ही एक ऐसा तरीका है किसका भाई, स्टेट्स का, बाय विच स्टेटहुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तभी किसी का स्टेटहुड जो है रिकॉग्निशन के माध्यम से क्या होता है, एग्जिस्टेंस में आता है। और इसी के द्वारा बाय विच न्यू गवर्नमेंट इक्विप्ड, और इसी के द्वारा जो गवर्नमेंट है न्यू गवर्नमेंट वो इक्विप्ड होती है विद द पावर और विद द अथॉरिटी और द स्टेटस ऑफ द इंटरनेशनल स्फेयर, इंटरनेशनल स्फेयर में आने के लिए, ठीक है ना। अगर उसको स्टेटहुड ही नहीं मिलेगा, उसको अथॉरिटी ही नहीं मिलेगी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कैसे इंटरनेशनल स्फेयर में जो है एंटर हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये थी कौन सी थियरी भाई, कॉन्स्टिट्यूटिव थियरी। ओके, अब टाइप ऑफ रिकॉग्निशन, दो तरह से रिकॉग्निशन होता है, किसका, तो अब भाई स्टेट्स का डी फैक्टो रिकॉग्निशन और डी ज्यूरे रिकॉग्निशन। अब डी फैक्टो में क्या होता है, बाई फैक्ट जो है कंट्री एक्नॉलेज कर रही है, हाँ हाँ ये स्टेट है वो स्टेट है। लेकिन अब डी ज्यूरे में क्या है कि बाकायदा जो है वहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो होती हैं और उस कंट्री को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो रिकॉग्नाइजेशन है डी ज्यूरे रिकॉग्नाइजेशन, ये बेस्ट होता है। क्या होता है, ये बेस्ट होता है। ओके, कैसे बेस्ट होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन में व्हेन एन एग्जिस्टिंग स्टेट रिकॉग्नाइजिंग, मतलब एग्जिस्टिंग जो अभी कंट्रीज हैं, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है कंट्री से है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं ये रिकॉग्नाइज करती है किसी न्यू स्टेट्स को, एंड बाय वर्च्यू ऑफ सच रिकॉग्नाइजेशन द एग्जिस्टेंट ऑफ स्टेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंट टर्म एज द डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन। मतलब जो अभी की एग्जिस्टिंग लेट सपोज 196 कंट्री है, ठीक है ना अभी,
तो वो किसी अगर एक स्टेट, यहाँ कंट्री को हम स्टेट डिनोट करेंगे, तो अगर 196 स्टेट जो है वो किसी एक और स्टेट को सारी कंट्री रिकोगनाइज कर लेती हैं, तो वो 197th नंबर का जो स्टेट है वो रिकोगनाइज हो गया, यानी वो एग्जिस्टेंस में आ गया स्टेट, तो वो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी जितने स्टेट्स हैं उसने रिकोगनाइज किया है। तो ये रिकोगनाइजेशन कैसा कहलाएगा? डी फैक्टो। कैसा कहलाएगा? डी फैक्टो। अगर डी ज्यूरे की हम बात करें तो डी ज्यूरे रिकोगनाइजेशन इज रिकोगनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंट स्टेट व्हेन इट्स गवर्नमेंट possesses all the essential attributes of statehood and it's capable of representing the member of international community। ठीक है ना? और जब उस स्टेट की मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स की गवर्नमेंट सारे स्टेटहुड के एसेंशियल को फॉलो करते हुए उसको रिकॉग्नाइज करती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको क्या बोलते हैं? डी ज्यूरे जो है रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। और वो जो नई स्टेट निकल के आएगी, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, उसको सारे इंटरनेशनल लेवल पे जितने राइट्स हैं, जितने रूल्स नियम हैं, उसको सबको क्या करना पड़ेगा भाई? तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें जानी। सबसे पहले जाना कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना? उसमें थियरी पढ़ी, ड्यूलिस्टिक थियरी पढ़ी, मोनिस्टिक थियरी पढ़ी, और साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ने पढ़ा वो पढ़ा रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, उसमें भी थियरी पढ़ी, और स्टेट को बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या रिक्विसाइट्स होनी चाहिए, ये भी हम लोग ने पढ़ा। और कितने तरह से रिकॉग्नाइजेशन होता है, दो तरीके से, डी ज्यूरे और डी फैक्टो तरीके से, ये सारी बातें हम लोग पढ़े। तो आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं, ये लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 2 क्वेश्चन तो मिनिमम निकल करके आएंगे, और अगर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों निकल के ला जाए तो 3 क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं, स्पेशल क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे टारगेट गुरुकुल जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, जो हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए, और ऐसी सारी जो लिस्ट है वीडियोस की, फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस पे उस पे आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है? और अगर आप डिटेल क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है उसको भी आप बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट में पे करके देख सकते हैं, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।